शादी हुई। शोहर ने जैसे ही मेरा घूंघट उठाया, मुझे कमरे से निकाल दिया। तो मेरी नंद दिलासा देकर मुझे अपने साथ ले गई, क्योंकि मेरी नंद ने मेरे शोहर के साथ धोखा किया था। मैं काली थी, लेकिन ज्यादा जहेज की लालच में नंद ने शोहर को असल तस्वीर ना दिखाई। शोहर ने शादी के दूसरे दिन ही शर्त रखी कि मैं जब भी कमरे में आऊं तो अंधेरा करके आऊं, ताकि मुझे उसकी शक्ल नजर ना आए। अब मैं बिना शोहर को देखे उसके साथ रह रही थी। जब एक रोज शोहर मेरे पास आया तो मेरा हाथ लैंप पर लग गया। जैसे ही लाइट खुली, मेरी चीखें निकल गई। शादी की रात में दुल्हन बनी स्टेज पर बैठी हुई थी। पूरा कमरा फूलों की खुशबू से महक रहा था, और साथ ही साथ मेरा दिल भी बहुत तेजी से धड़क रहा था। बहुत सालों से मैंने इस दिन का इंतजार किया था, जब हर लड़की की तरह मेरे भी अरमान पूरे होंगे। कोई ऐसा मेरी जिंदगी में भी शामिल हो जाएगा जिसके लिए मैं बहुत ही खास होंगी। मैं आंखें बंद किए तस्वुर में आने वाले हसीन लम्हात के बारे में सोच रही थी, जब मेरा शोहर कमरे में आएगा और मुझे उसकी कुर्बत नसीब होगी। वो मुझे पूरे दिल से अपनाएगा और अपनी मोहब्बत से मेरी जिंदगी को मुकम्मल कर देगा। सालों से मैं जिस अजाब से गुजर रही थी, वो आज खत्म होने जा रहा था, और मुझे इन्हीं खुशगुमानियों में गुम हुए कुछ ही पल गुजरे, जब कमरे का दरवाजा खुला और मेरी जिंदगी का साथी छोटे छोटे कदम उठाता मेरे करीब चला आया। मैंने चुपके से एक नजर अपने हमसफर पर डाली, और मेरा दिल और भी तेजी से धड़कने लगा। मेरे चेहरे पर घूंघट डला हुआ था। मेरे शोहर ने बेड पर मेरे पास बैठकर जैसे ही मेरा घूंघट उठाया, तो उसके चेहरे पर आने वाले तासुरात ने मुझे खौफजदा कर दिया। वो एक बहुत ही खूबसूरत और पुरकशिश चेहरे का मालिक था, और मेरी सांवली रंगत ने उसे शायद दम बखूद कर दिया था। कुछ देर तो वो यूं ही बेयकीनी के आलम में मुझे देखता रहा। फिर अचानक ही उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे खींचता हुआ कमरे से बाहर ले आया। मैं कुछ भी समझ नहीं पाई, और ये सोच ही मेरी जान निकाल देने के लिए काफी थी कि मेरा शोहर मेरे वजूद को तस्लीम नहीं कर रहा। कमरे के बाहर मौजूद मेरे नंद के सामने मेरे शोहर ने मुझे फेंका और कहने लगा कि बाजी, आपने मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। मैं एक ऐसी लड़की के साथ कैसे गुजारा कर सकता हूँ जो किसी भी तरह मेरे काबिल नहीं। आप इसे फौरन इसके घर वापस भेज दें। आपने शादी से पहले मुझे क्यों नहीं बताया कि जिस लड़की की तारीफों के पुल आप बांध रही हैं, वो एक सांवले रंगत की मामूली सी सूरत वाली लड़की है। क्या आपको मेरे लिए यही मिली थी? अपने शोहर की जबान से अपने लिए निकलने वाले अल्फाज उन्हें शर्म से पानी पानी कर रहे थे। वो मेरे बारे में और भी बहुत कुछ कह रहा था, जिसे सुनने की मुझ में ताब न थी, और मैंने अपने कानों को बंद कर लिया। मेरा शोहर रजी अपने कमरे में जाकर बंद हो गया था, और मुझे बीच हाल में ही मेरी नंद के पास छोड़ गया था। मैं ज़ारो कतार रो रही थी। कुछ देर पहले जो अरमान मेरी आंखों में ख्वाबों की तरह सजे थे, वही अब टूटकर मेरी आंखों में किरचों की तरह चुभने लगे। मेरी नंद निमरा बाजी ने मुझे फर्श से उठाया और अपने सीने से लगा लिया। वो प्यार से मुझे समझाने लगी कि रजी की बातों को बुरा न बनाओ। वो जबान का भले ही कड़वा है, लेकिन उसका दिल बहुत ही नरम है। मैंने उसे तुम्हारे सांवले रंगत का नहीं बताया था, इसलिए वो थोड़ा नाराज है, लेकिन जैसे ही उसका गुस्सा ठंडा होगा, वो ठीक हो जाएगा। निम्रा बाजी कह रही थी कि तुम गलत ना समझना, ये सब मैंने तुम्हारी खातिर किया है। तुम्हारे भाई तुम्हारी शादी को लेकर बहुत परेशान थे, और तुम मुझे बहुत ही अच्छी लगी, इसलिए मैंने तुम्हें अपनी भाभी बना लिया। रजी को थोड़ा वक्त दो, वो ठीक हो जाएगा। निम्रा बाजी बहुत ही अच्छे दिल की मालिक थी। वो मुझे अपने साथ अपने कमरे में ले गई और वहीं सुला लिया। मुझे सारी रात नींद ना आई, लेकिन मैं आंखें बंद किए लेटी रही। बचपन से आज तक अपने रंग की वजह से मैं एहसास कमतरी का शिकार रही थी। मैं जहाँ जाती, कोई ना कोई मेरे रंग को लेकर मुझ पर फिक्रे कसता, और मैं शर्म से जमीन में गिर जाती। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं दुनिया का सामना कर पाती, इसलिए मैंने खुद को अपने कमरे की हद तक महदूद कर लिया था। अम्मा अब्बा के इंतकाल के बाद मेरी जिम्मेदारी मेरे भाइयों पर आ गई, और मेरी भाभीियों को मेरा वजूद खटकने लगा। वो जल्द से जल्द मेरा रिश्ता कर देना चाहती थी, लेकिन यहाँ भी मेरा रंग आड़े आ गया। जो भी रिश्ता आता वो मना करके चला जाता। मेरी उम्र 20 से 25 साल हो गई थी, लेकिन अभी तक मेरा रिश्ता नहीं हो सका था। जैसे जैसे साल बीत रहे थे, मैं और भी कम्प्लेक्स का शिकार हो गई। हर आने जाने वाला यही सवाल करता कि मेरी शादी कब होगी, जिसका जवाब मेरे पास नहीं था। मेरी ज़्यादातर कोशिश यही होती कि मैं घर आए मेहमानों के सामने ना जाऊं, और भाभीियों से भी दूर ही रहूं। मैं हर वक्त रो रो कर खुदा से अपने अच्छे नसीब की दुआएं मांगती, और फिर एक दिन रजी की बहन निम्रा बाजी मेरे लिए रिश्ता लेकर आ गई।
निम्रा बाजी मेरी भाभी की दोस्त थी और वो भाभी से मिलने के लिए हमारे घर आई थी। जब ही उनकी मुलाकात मुझसे हुई, उन्होंने अपने भाई रजी के लिए मुझे पसंद कर लिया। चट मंगनी और पट ब्याह की तरह सारा मामला तय पा गया और मेरी और रजी की मुलाकात भी न हो सकी और हम दोनों की शादी हो गई। मुझे लगा था कि रजी ने मेरी तस्वीरें देखी होंगी या फिर उनकी बहन ने उन्हें मेरे बारे में बता दिया होगा, लेकिन मुझे हरगिज भी अंदाजा नहीं था कि रजी को भी मेरी सांवली रंगत के बारे में कुछ मालूम नहीं। मेरी आंखों से आंसू बहकर बस तकिए में जज्ब हो रहे थे। मैं हमेशा ही सबके लिए बेमोल रही थी और आज भी मैं अपनी जिंदगी में शामिल होने वाले सबसे अहम तरीन शख्स के लिए भी बिल्कुल ही गैर अहम हो गई थी। और मानो भरी इस रात मैं अपनी नंद के बिस्तर में पड़ी खामोशी से आंसू बहाने में मसरूफ थी। रात यूं ही कतरा कतरा बीत रही थी और मुझ पर क्यामत गुजर रही थी। सुबह की अजानों के साथ ही मैंने एक दफा जानमाज बिछाकर खुदा के हजूर पेश हो गई। मैंने अपना हर मामला अपने रब पर छोड़ दिया था। जब बाजी ने मेरी ऐसी हालत देखी तो वो कहने लगी कि तुम परेशान ना हो, मैं कल आराम से रजी से बात करूंगी, सब ठीक हो जाएगा। सुबह मैं रस्म के मुताबिक अपने घर वापस आ गई। रात को जब बाजी मुझे लेने के लिए आई तो वो कहने लगी कि रजी ने कहा है कि वो मुझे एक शर्त पर कबूल कर लेगा, अगर मैं रात को कमरे में रोशनी नहीं करूं और अंधेरे में ही उनके साथ गुजारा कर लूं। दरअसल रजी मेरा चेहरा नहीं देखना चाहते थे और इसीलिए उन्होंने ये शर्त रखी थी। मुझे आज अपने घर वापस आकर अंदाजा हो गया था कि मेरी भाभियाँ मेरी शादी पर बहुत ही खुश थी। वो मुझे दोबारा अपने घर में बिल्कुल भी नहीं देखना चाहती थी। इसलिए मेरे पास इसके सिवा और कोई चारा भी नहीं था कि मैं रजी की शर्त को पूरे दिल से कबूल कर लूं। रजी जैसे खूबसूरत और हैंडसम इंसान के लिए मेरे जैसी लड़की के साथ गुजारा करना शायद वाकई एक मुश्किल काम था। इसलिए मैं रजी की बात मानते हुए रात को कमरे का लैंप बंद करके उनका इंतजार करने लगी। कमरे में मुकम्मल अंधेरा था। मेरा दिल आज भी किसी सूखे पत्ते की तरह कांप रहा था। मुझे अंधेरे से भी डर लगता था और जो कुछ शादी की पहली रात मेरे साथ हुआ शायद किसी भी लड़की के लिए बर्दाश्त करना बहुत ही मुश्किल है। अपने आप को रजी की नज़र में इतना हकीर जानने के बाद अब तो सांस लेना भी महाल था। थोड़ी देर बाद रजी कमरे में आए और ये पहली रात थी जिसमें मैंने रजी को देखे बगैर ही उनके साथ वक्त गुजारा था। रजी ने मुझे बहुत ज़्यादा मोहब्बत दी थी, लेकिन बस वो मेरा चेहरा ही नहीं देखना चाहते थे और मैंने हमारे रिश्ते की इस सच्चाई को कबूल कर लिया था कि मैं और रजी बस अंधेरे के साथी हैं, लेकिन रोशनी में हमारा कोई ताल्लुक नहीं। निम्रा बाजी हमारे ही घर में अपने शोहर के साथ रहती थी। उनके बच्चे नहीं थे और उनके शोहर भी बहुत ज़्यादा बीमार रहते, इसलिए हर वक्त कमरे में बंद रहते। कुछ ही दिनों में निम्रा बाजी के शोहर से मेरी अच्छी बातचीत हो गई। वो एक अच्छे इंसान थे, लेकिन सारा वक्त अपने कमरे में ही रहते थे। शायद उनके पास कोई नौकरी नहीं थी। और फिर आहिस्ता आहिस्ता मुझे ये बात अच्छी तरह समझ आ गई कि निम्रा बाजी ने मेरी और रजी की शादी के बदले में मेरे घर वालों से कीमती जहेज के साथ साथ पैसा भी लिया था। एक दिन बातों बातों में निम्रा बाजी के शोहर ने ही मुझे बताया कि बाजी ने मेरे भाइयों से एक बड़ी रकम हासिल की है, जिससे वो अपना कारोबार शुरू करने वाले हैं। ये सुनकर मैं खामोश हो गई। मेरे घर वालों ने मुझसे जान छुड़वाने के लिए मेरे ससुराल वालों को पैसे दे दिए थे। वो लोग भला मुझे वापस क्यों अपनाते। ये सब लोग बहुत खुश होकर जिंदगी गुजार रहे थे। निम्रा बाजी के शोहर ने अपना कारोबार शुरू कर लिया था और वो दोनों बहुत खुश थे। मेरे भाई भाभी ने मुझे घर से निकाल कर सुकून लिया था और रजी वो रात के अंधेरे में मुझे अपना लेते और जब उनको मुझसे सुकून हासिल हो जाता तो दिन की रोशनी में वो मुझ पर नजर डालना भी गवारा न करते। कई दफा मैंने दिन के वक्त रजी के करीब जाने की कोशिश की और उनसे बात करनी चाहिए, लेकिन उनका रवैया मेरे साथ ऐसा होता जैसे वह मुझे पहचानते ही नहीं। सारी रात वो मुझ पर मोहब्बत निछावर करते और दिन में मेरे साथ अजनबी भी ज्यादा बदतर सलूक करते। अंदर ही अंदर मुझे ये दुख खा रहा था, मैं कब तक इस तरह की जिंदगी गुजारूंगी। कभी कभी तो मैं ये सोचती थी कि जब मेरे बच्चे होंगे तो क्या वो भी मेरी तरह काले होंगे या रजी की तरह खूबसूरत। इस रंगो रूप के भेदभाव ने मुझे डिप्रेशन का मरीज बना दिया था। सारा वक्त मैं इन्हीं सोचों में मगन रहती और निम्रा बाजी के साथ मिलकर घर के काम करती रहती। मैंने अपना ध्यान रखना ही छोड़ दिया था। शुरू शुरू में तो मैं रजी की खातिर तैयार भी हुआ करती और उनका दिल जीतने की कोशिश करती, लेकिन अब मैं हिम्मत हार चुकी थी।
آہستہ آہستہ میں اس بے جان زندگی کی عادی ہوتی جا رہی تھی۔ اب تو رضی کے گھر آتے ہی میں خود ہی باورچی خانے میں چلی جاتی اور ان کے سامنے نہ آتی۔ جتنا وقت وہ گھر پر ہوتے میں خود کو کاموں میں مصروف رکھتی اور رات گہی اندھیرے کمرے میں چلی جاتی۔ میری کالی رنگت کی وجہ سے میری پوری زندگی ہی کالی ہو گئی تھی، اور سب سے زیادہ مشکل بات تو یہ تھی کہ میری زندگی میں کوئی ایک شخص بھی ایسا نہیں تھا جس سے میں اپنی یہ تکلیف بیان کر پاؤں۔ اماں کے انتقال نے مجھے بہت بے سہارا کر دیا تھا۔ بھابھیوں کو میں ایک ناک نہیں بھاتی تھی، اور پھر شادی کے بعد میرے شوہر نے مجھ پر اپنی نظر کرم ڈالنا بھی گوارا نہیں کیا تھا۔ میں مکمل طور پر اندر سے ٹوٹ چکی تھی۔ بس اب تو ایک خدا کا ہی سہارا تھا، اور جب میرا دل حد سے زیادہ دکھی ہوتا تو میں اپنے رب کے آگے آنسو بہانے لگتی۔ ایک وہی تو ہے جو ہمارے آنسوؤں کی لاج رکھتا ہے۔ ایسے ہی ایک رات میں رو رو کر خدا سے اپنے حق میں دعا مانگی، اور رضی کے کمرے میں آنے سے پہلے ہی لائٹ بند کر کے لیٹ گئی۔ کچھ ہی دیر میں وہ کمرے میں آہٹ ہوئی تو میں سمجھ گئی کہ رضی آ گئے ہیں۔ وہ مجھ سے بات نہیں کیا کرتے تھے، بس خاموشی سے میرے پاس آ کر لیٹ جاتے۔ آج بھی کچھ ہی دیر میں وہ میرے پاس آ گئے۔ اس سے پہلے کہ وہ میں قریب آتے، میں نے پانی پینے کے لیے سائڈ ٹیبل سے گلاس اٹھایا۔ رو رو کر میرا حلق خشک ہو چکا تھا اور بار بار کھانسی ہو رہی تھی۔ اندھیرے کی وجہ سے مجھے گلاس نظر نہ آیا، اور اچانک ہی میرا ہاتھ ٹیبل لیمپ پر لگ گیا۔ کمرے میں اچانک ہی روشنی ہو گئی، اور اس کے بعد جو منظر میں نے دیکھا، میری چیخ نکل گئی۔ رضی کو بھی شاید اس بات کی امید نہیں تھی کمرے میں یوں اچانک روشنی ہو جائے گی، اس لیے وہ بھی گھبرا گئے۔ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے، اور میں نے اپنی دونوں آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیا تھا۔ جو منظر میں نے دیکھا اسے برداشت کرنا میرے لیے بہت ہی مشکل تھا، کیونکہ رضی میرے سامنے موجود تھے۔ ان کے جسم پر شرٹ نہیں تھی، ایسے میں ان کا کالا سینہ اور کاندھے مجھے نظر آ رہے تھے، جو پوری طرح جھلسے ہوئے تھے اور دیکھنے کے لائق بھی نہیں تھے۔ رضی نے فوراً ہی لیمپ بجھا دیا تھا اور میرے قریب آ کر میرے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیا۔ میں اب تک اپنی آنکھوں پہ یقین نہیں کر پا رہی تھی۔ میں تو آج تک یہی سمجھ رہی تھی کہ میری بدصورتی کی وجہ سے میرا شوہر مجھے قبول نہیں کر پا رہا، اور وہ رات کے اندھیرے کا سہارا لیتا ہے۔ لیکن آج مجھے یہ بات سمجھ آئی کہ میرا شوہر تو دراصل اپنی بدصورتی کو مجھ سے چھپانے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں خوف کے مارے دھیرے دھیرے کانپ رہی تھی۔ میرے جسم کی کپ کپاہٹ کو رضی نے بھی محسوس کیا۔ وہ بہت محبت سے دھیمے لہجے میں مجھ سے کہنے لگے کہ وہ اسی لیے مجھ سے دوری اختیار کرنا چاہتے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ میں انہیں ان کی سچائی کے ساتھ قبول نہیں کروں گی۔ رضی مجھ سے کہہ رہے تھے کہ انہیں شادی کے بعد ان کی باجی نے بتایا کہ انہوں نے شادی سے پہلے میرا سچ تمہیں نہیں بتایا ہے، اور نہ ہی مجھے تمہارے بارے میں کچھ بتایا، کیونکہ باجی نے اپنی اور اپنے شوہر کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے تمہارے گھر والوں سے رقم حاصل کی تھی، جس کے بارے میں مجھے بھی شادی کے بعد ہی پتا چلا۔ اور جب مجھے یہ پتا چلا کہ شادی سے پہلے تمہیں اس بات کی خبر نہیں دی گئی کہ میرا آدھا جسم جلا ہوا ہے، تو میں باجی پر غصہ ہو گیا، اور میں نے ان سے کہا کہ وہ ایسا کیسے کر سکتی ہیں۔ میں کسی بھی لڑکی کو اتنا بڑا دھوکہ نہیں دے سکتا، اور کہیں نہ کہیں مجھے اس بات کا بھی یقین تھا کہ مجھے دیکھتے ہی تم مجھے چھوڑ کر چلی جاؤ گی، کیونکہ میں کسی میں بھی اتنا حوصلہ نہیں کہ وہ اس ایسے انسان کو قبول کرے جس کا آدھا جسم جل کر بدنما ہو گیا ہو۔ تمہارے سامنے رنگت تو مجھے شادی کے دن بھی بہت پرکشش لگی تھی، لیکن میری حالت دیکھنے لائق نہیں تھی۔ اور شادی کی رات جب میں کمرے میں آیا تو اس خوف کی وجہ سے میں نے تمہیں کمرے سے باہر نکال دیا۔ مجھے لگا تھا کہ اگر تم مجھے دیکھ لو گی تو ساری دنیا کو چیخ چیخ کر میرے بارے میں بتا دو گی، اور یہ بات میری مردانگی پر کاری ضرب ثابت ہوتی۔ لیکن اگلے ہی دن باجی نے مجھے کہا کہ اس کا بہت آسان سا حل ہے کہ میں اندھیرے میں تم سے اپنا رشتہ نبھاؤں اور روشنی میں تم سے دور رہوں، تاکہ تم مجھ سے کوئی سوال نہ کرو، ہم دونوں ایک دوسرے کی خامیوں کو ڈھانپ لیں۔ باجی نے مجھے بتایا کہ تمہاری بھابیاں تمہیں اپنے گھر میں نہیں رکھنا چاہتی، اور اگر میں بھی تمہیں نکال دوں گا تو تمہیں کوئی سہارا نہیں دے گا۔ باجی نے مجھے یہ بھی بتایا کہ تمہارے ڈنگت کی وجہ سے تمہارا رشتہ نہیں ہو رہا تھا، اس لیے میں نے بھی باجی کے دیے ہوئے حل کو ہم دونوں کے لیے بہترین سمجھ لیا۔ مجھے بھی زندگی میں کسی ایسے ساتھی کی تلاش تھی جس کے ساتھ میں کچھ لمحے سکون کے گزار سکوں، اس لیے میں نے رات کے اندھیرے میں تمہیں اپنا لیا، لیکن اس کے لیے کبھی دن کے وقت تمہارے قریب نہیں آیا۔ تم مجھ سے کوئی سوال نہ کر لو، میں ایک کمزور مرد ہوں جسے بچپن سے ہی آنسو بہانے کی اجازت نہیں دی جاتی، اور اپنے اندر ہی گھٹ گھٹ کر میں ختم ہو گیا ہوں۔
तुम मुझे कभी छोड़ कर न जाना। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करने लगा हूँ और अब तुम्हारे बगैर जिंदगी गुजारना मेरे लिए मुमकिन नहीं है। वो मुझसे हाथ जोड़कर शादी की रात कहे गए लफ्जों की माफी मांग रहे थे, जो उन्होंने मेरा दिल दुखाने के लिए जानबूझकर कहे, ताकि मैं अपने घर वापस लौट जाऊं और कभी उनका सच न जान सकूं। रजी अपने हिस्से की दास्तान सुनाकर खामोश हो गए थे और मैं अपने सामने बैठे एक खूबसूरत और वजह मर्द को रोते हुए महसूस कर रही थी। रजी जिस तरह मेरे आगे बैठे आंसू बहा रहे थे, मुझे इस बात का यकीन आ गया था कि मैं उनकी जिंदगी में एक बहुत खास मकाम रखती हूँ, क्योंकि कोई भी मर्द किसी औरत के आगे आंसू नहीं बहाता। रजी एक मुकम्मल इंसान थे, जो 7 साल की उम्र में एक हादसे का शिकार हो गए थे और इससे उनके जिस्म का आधा हिस्सा जलकर बदनुमा हो गया था। कई साल गुजरने के बावजूद भी ये दाग ऐसा ही था, जैसे इस हादसे को जरा दिन न गुजरे हों। सर्दियों के दिन थे, जब रजी की माँ पानी गर्म करके उन्हें नहलाने के लिए ले जा रही थी और रजी भागते हुए आकर अपनी माँ के पैरों से चिमट गए। उनकी माँ अपना तवाज़ुन कायम न रख सकी और सारा गर्म पानी रजी के जिस्म पर गिर गया। रजी की चीखों से सारा घर गूंज उठा और हॉस्पिटल ले जाने पर पता चला कि रजी के जिस्म का 60% हिस्सा जल चुका है। रजी कई दिन तक अस्पताल में पड़े रहे और उनकी माँ इस सदमे में बीमार हो गई। कई महीनों के बाद रजी की हालत कुछ बेहतर हुई, लेकिन जिस्म पर जलने के दाग न जा सके। रजी भी मेरी तरह कई सालों से अपना आप लोगों से छुपाते आ रहे थे। मुझ में और रजी में कुछ बातें बिल्कुल एक जैसी थी। मैं भी जिंदगी भर लोगों से भागती आई और रजी भी। रजी में तो इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि वो मुझे शादी की पहली रात ही अपना सच बता देते। मेरे दोनों हाथ अब भी रसी के हाथों में थे। उनके हाथों की गर्माहट ने मुझे नई जिंदगी बख्श दी थी। मैंने धीरे से हाथ बढ़ाकर टेबल लैंप जलाकर कमरा रोशन कर दिया था। रजी मेरे सामने किसी मुजरिम की तरह सर झुकाए बैठे थे। वो अपने जले हुए जिस्म को मुझसे छुपाने की कोशिश करने लगे थे। मैंने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया और एक नज़र रजी के जले हुए जिस्म पर डाली, जो मुझे अब बिल्कुल भी बदनुमा नहीं लग रहा था, क्योंकि इस जिस्म के अंदर रजी का चमकता हुआ रोशन दिल छुपा था। न जाने वो कितने अरसे से अपने आप से लड़ रहे थे और अब उन्हें अंदर की जंग से मैं आज़ाद करवाना चाहती थी, क्योंकि मैं खुद भी न जाने कितने सालों से इसी जंग का शिकार थी। रजी को देखकर मेरे चेहरे पर एक दिलकश मुस्कुराहट फैल गई थी। मैंने आहिस्ता से रजी से कहा कि मैं भी आपके बगैर नहीं रह सकती, क्योंकि अब हम अंधेरों के नहीं बल्कि रोशनी के साथी बनेंगे। अब हमें दुनिया की नहीं बल्कि एक दूसरे की जरूरत है और मैं जिंदगी के हर कदम पर आपका साथ दूंगी। मेरी ये बात सुनकर रजी का चेहरा खिल उठा। शायद उन्हें इस बात की तवक्को बिल्कुल भी नहीं थी। हम दोनों ने एक दूसरे को तमाम तर खूबियों और खामियों के साथ कबूल कर लिया था और यही हमारे रिश्ते का हुस्न भी था। मियाँ बीवी एक दूसरे का लिबास होते हैं और लिबास का काम है ढांपना है। खुशियों भरी जिंदगी हमारी मुंतजिर थी और हम दोनों ने इसमें कदम रख दिया था। मुझे बाजी से भी कोई शिकवा नहीं था, क्योंकि उन्हीं की वजह से मुझे रजी जैसा मोहब्बत करने वाला शौहर मिला था। हमारे माशरे में मर्द अपनी कमजोरियों और खामियों को छुपाने के लिए किस हद तक चले जाते हैं, क्योंकि हम उन्हें बचपन से ही यही सिखाते हैं कि मर्द रोते नहीं हैं और मर्दों को तकलीफ नहीं होती। और हमारे माशरे के मर्द अपने अंदर हजारों गम लिए रोने से भी महरूम हो जाते हैं, अपनी खामियों को छुपाने लगते हैं ताकि वो दुनिया के आगे मजबूत रहे। अपनी मुश्किलों को किसी के साथ शेयर नहीं करते। अपनी खामियों को कबूल करना या अपने दुखों पर आंसू बहाना कमजोरी की अलामत नहीं, बल्कि एक इंसान की सच्चाई है। हर नॉर्मल इंसान की आंखों में आंसू आते हैं, जिसे किसी वो अपने के साथ बहाकर दिल का बोझ हल्का कर सकता है। और जिस दिन हमारा माशरा इस बात को समझेगा, उस दिन हमारे मर्द भी एक पुरसुकून जिंदगी गुजारेंगे।